कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की एक नई यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री की इसी तरीके की लेक्चर्स रोज डलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखो जैसे यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है इलेक्ट्रो, एक क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड है, और सेकेंड आपका क्या वर्ड है, सेकेंड है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही होती है, जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रो से मतलब होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री से हमारा मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो किन से डील करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो केमिकल एनर्जी होती है उनके ट्रांसफॉर्मेशन से डील करती है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है और कभी केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। इन्हीं चीजों को जो डील करता है, जो स्टडी करता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री से हमारा मतलब है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में क्या होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। हम लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, which deals with the study of, किसकी स्टडी करते हैं, which deals with the study of transformation, जिसमें बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है, देखो कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें बदल जाएगी और कभी केमिकल एनर्जी इसमें बदल जाएगी। तो आप लिखेंगे which deals with the transformation of electrical energy and chemical energy are called, आप उसे क्या कह देंगे, आप उसे कह देंगे केमिस्ट्री, are called केमिस्ट्री। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर इसके बारे में हम लिख लेंगे। टॉपिक का नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये जो रेडॉक्स है वो भी दो वर्ड से मिलके बना है। एक देखो यहाँ पे दिख रहा है रेड, और रेड का मतलब आपका क्या होता है, रेड का मतलब होता है आपका रिडक्शन। और सेकंड वर्ड आपको क्या दिख रहा है, सेकंड वर्ड आपको ऑक्स दिख रहा है। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यानी रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दोनों रिएक्शन होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात आ जाती है कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि इन्हें याद कैसे किया जा सकता है, रिडक्शन को कैसे याद कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन को कैसे याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को याद रखने का तरीका है, आप ऑयल से याद रख लें, ऑयल, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन को याद रखने का तरीका है रिग, RIG, रिग। यानी रिग का मतलब होता है, देखो ऑयल रिग का मतलब होता है तेल का कुआं। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस, यानी इस O का मतलब है ऑक्सीडेशन, I का मतलब है इन्वॉल्व, और L का मतलब है लॉस। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, देखो रिडक्शन इन्वॉल्व गेन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे R का मतलब है रिडक्शन, I का मतलब है इन्वॉल्व, और G का मतलब क्या है, G का मतलब है गेन। तो इस तरीके से आपने रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को याद रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे द प्रोसेस which involves
जिसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे रिडक्शन रिएक्शन, आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम बना देगा, है ना। सेकंड आप देखो, जैसे मैं कह दूं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम बना देगा। सिमिलरली जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है और वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा तो क्या बना देगा, ये एल्यूमिनियम बना देगा। तो इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इन्हीं रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब बात आ जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं हम लिखते हैं द रिएक्शन या फिर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर क्या होता है भाई, जिसके अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे देखो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हैं अगर हम इनको रिवर्स मोड में लिख दें तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएंगे, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि सोडियम है, सोडियम अगर क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो किस फॉर्म में आ जाएगा, +2 की फॉर्म में आ जाएगा, देखो इस तरीके से। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम के भी लिख सकते हैं। तो अब आपको इन दोनों केस में क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं, आपको ये दिखाई दे रही हैं कि देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में थी, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 0, यानी +1 से कहाँ चली गई, 0 पे चली गई। सिमिलरली यहाँ पे +2 से जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, या भी किस पे पहुंच गई, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गई। सिमिलरली जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव पे था, जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गई। यानी रिडक्शन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो या ऑक्सीडेशन नंबर कह लो, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे सोडियम 0 फॉर्म में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट था, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया +1 के अंदर चला गया। यहाँ पे मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए +2 फॉर्म में चले गए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनको पहचानने का ये तरीका होता है, जहां भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होगी वहां पे क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है, और जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होती वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ये तो थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या था, हमारा कंसेप्ट तो ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इन्हें लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ, दोनों की दोनों एक साथ चलती हैं, उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ चलती हैं, साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड, आप उन्हें क्या कह देंगे, आप उन्हें कह देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे लिख सकते हैं आप रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरीके से। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इनके एग्जांपल्स कैसे होंगे, तो हम यहाँ पे इनके एग्जांपल्स करवा देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास में एक मेटल था जिंक, और जिंक ने क्या किया, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे यहाँ पे +2 फॉर्म में चला गया, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये 0 से कहाँ चला गया, +2 फॉर्म में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, एक दूसरा मेटल आता है कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में, उसने क्या कर लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जो +2 फॉर्म में था अब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों रिएक्शन को। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिख देंगे। और देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब जो बचता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो जिंक
प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, देखो ये बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये वो रिएक्शन आ गई जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चल रही होगी और रिडक्शन रिएक्शन भी। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लूज हो रहा था, जिंक के अंदर लूज हो रहा था, तो ये रिएक्शन चल रही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, ये है रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन हो गई। अब जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कौन सी बन गई आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन, ये बन गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखो यहां पे जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, 0 में, और जिंक यहां पे जाके किस में बदल रहा है, +2 में बदल रहा है। तो जिंक अगर +2 में, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किस केस में होती है, ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। तो यहां पे जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यही तो हम बता रहे हैं कि जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर देखो +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे ही यहां पे गया है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस केस में डिक्रीज होती है, रिडक्शन की फॉर्म में डिक्रीज होती है। तो यहां पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और यही तो हमने लिया है कि यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है। तो इस तरीके से आपने रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, कि किसी भी सेल के द्वारा या किसी भी मतलब बैटरी के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी कितना काम कराया जा रहा है, वो निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की फॉर्म में, यानी W से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। अब जो चार्ज होता है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q के द्वारा, कैपिटल Q के द्वारा। और जो पोटेंशियल होता है उसे मेनली हम कैपिटल V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब W तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अब चार्ज कैसे निकाला जाता है, चार्ज निकाला जाता है जैसे मैं कह दूं किसी वायर के अंदर से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट कर रहा हूं, कितने 1 फैराडे अगर मैं इलेक्ट्रॉन पास आउट कर रहा हूं तो कितना चार्ज जनरेट होता है, वो चार्ज जनरेट होता है 96,500। तो यानी यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होगा उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है N मल्टीप्लाई में F। N क्या होता है, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F क्या होते हैं, F होते हैं फैराडे। अब फैराडे क्या होता है भाई, फैराडे होता है जैसे मैं कहूं कोई वायर है मेरे पास में, और उस वायर के अंदर से अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करता हूं तो जो चार्ज जनरेट होता है वो 1 फैराडे जनरेट होता है। और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बराबर होती है 96,500 कूलम के बराबर, ये वैल्यू होती है। और ये कब जनरेट होता है, जब एक वायर के अंदर से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं, तब इसके बराबर होती है। और V क्या है, V हमारा पोटेंशियल है, और पोटेंशियल हम किस फॉर्म में निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में निकालते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल की फॉर्म में, यानी सेल का पोटेंशियल हम देख रहे हैं किसी भी सेल का। और नॉट का मतलब होता है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे देख रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की कंडीशन पे जब हम देख रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का, जिसे हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, यानी हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मेनली सेल्स के बारे में, बैटरीज के बारे में, और मेनली पढ़ने वाले हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती हैं, उनमें रिएक्शंस कौन सी चलती हैं। तो मेनली जैसे हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन का, तो जो सेल्स में हमारी जो रिएक्शन चलती हैं वो मेनली रेडॉक्स रिएक्शन ही चलती हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन चलने के कारण उनमें जनरेट होती है केमिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा हमारे घड़ी का सेल होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, ये इस तरीका का हमारा कुछ घड़ी का सेल होता है। अब ये जो घड़ी के सेल में क्या होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन चलती हैं वो चलती हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चल रही होती है और केमिकल रिएक्शन भी चल रही होती है। और इन रिएक्शन से जनरेट होती है केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम चलाते हैं ना रिमोट वगैरह, मतलब बटन वगैरह चला के हम चलाते हैं, हमारी घड़ी में जो सेल होता है वो भी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनके अंदर मेनली क्या होता है, देखो ये जो केमिकल आ रहा है ना लास्ट में, इसका मतलब है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कि ये जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी कहां से जनरेट होती है, ये जनरेट होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन आपकी चल रही होती है सेल के अंदर। तब ये जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जो आपका इलेक्ट्रो वर्ड है ये आपको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी सेल
ऐसी सेल जिनके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसे लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है, और इसी सेल को डैनियल सेल भी बोला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही वर्ड क्या है, सेम ही है, ये इन्हें बोला भी जाता है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए डिवाइस और ए सेल, या तो हम इसे डिवाइस का नाम दे सकते हैं या हम इसे सेल भी कह सकते हैं। ए डिवाइस और ए सेल इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी होती है, इन विच केमिकल एनर्जी, और वो कहाँ से जनरेट होती है केमिकल एनर्जी, रेडॉक्स रिएक्शन से जनरेट होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन तो मुझे पता है कि क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चलते हैं। अब बात आ जाती है कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप ही चल रही हैं उन्हें कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे जो सेल्स होते हैं जो घड़ियों में डलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर अपने आप रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहती हैं, उन्हें कहीं से भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, हमारी फिर घड़ियों को चलाती है। जैसे हम रिमोट वगैरह में डालते हैं, क्या हम उसे कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, नहीं ना। और लेकिन अगर जो मतलब दूसरी सेल्स होती हैं जो क्या हो जाती है, कभी कभी बैटरी डेड हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी दुकान पे, मोबाइल वालों की दुकान पे ले जाके उसमें बैटरी का थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिकल झटका लगवाते हैं, तो बैटरी क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। तो हमें वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन चलवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हमें क्या करनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है और अपने आप रिएक्शन चल रही है, उन्हें कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो आपकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से, उसी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आप लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड, आप उसे क्या कह देंगे, आप उसे कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप कह सकते हैं उसे गैल्वेनिक सेल, या फिर आप उसे कह सकते हैं डैनियल सेल। अब इसके बाद में आ जाता है कि जो गैल्वेनिक सेल होती है या जो डैनियल सेल होती है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, उसकी हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और वर्किंग कैसे करते हैं। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। टॉपिक का नाम है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये जो गैल्वेनिक सेल होता है आपका, इसे 2 कंपार्टमेंट सेल भी बोला जाता है, यानी इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और दूसरा होता है आपका रिडक्शन हाफ सेल का। हम इसको बारी बारी से बना लेते हैं। देखो हमने पहला कंपार्टमेंट ये बना लिया, ठीक है, सेकेंड कंपार्टमेंट हमने यहाँ पे बना लिया इस तरीके से। पहले कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, पहले कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोड डाली जाती है जिंक की। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपकी किसकी इलेक्ट्रोड है, ये है आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोड डाली जाती है वो होती है आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड को डिप्ड किया जाता है उसी के सॉल्यूशन के अंदर, यानी जिंक को डिप्ड किया जाता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में होता है और सल्फेट -2 फॉर्म में होता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप्ड किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है और सल्फेट 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है। अब अगर इन कंपार्टमेंट को अगर हम अलग अलग लेके देखने की कोशिश करते कि हमने इनको ज्वाइंट ना किया होता, अगर हम इनको ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, गैल्वेनिक सेल। लेकिन अगर हम इन्हें ज्वाइंट ना करें तब क्या हो, क्या ये तब सेल का काम नहीं करेगी? तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है, जनरली जो जिंक होता है, जिंक की हॉबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। तो यहाँ पे जिंक क्या करता है, जिंक जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये बना लेता है +2 फॉर्म में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने लूज किए, ये जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अब ये अंदर आने के बाद में ये खुद को क्या करना चाहेगा, स्टेबलाइज करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबल कब था, ये जिंक जब सॉलिड फॉर्म में था तब ये स्टेबल था। तो जब ये
स्टेबल करने की फॉर्म में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके और वापस से क्या हो जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड पे ही जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और फिर क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली कॉपर इलेक्ट्रोड यानी ये जो कंपार्टमेंट है अगर ये भी अलग होता तो क्या होता, देखो यहाँ पे जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है ये क्या करता है, ये भी स्टेबल होने के लिए क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता और कॉपर की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता और जैसे ही ये डिपॉजिट होता रिएक्शन क्या हो जाती, रिएक्शन स्टॉप हो जाती। लेकिन हमें तो ये रिएक्शन क्या करनी थी, स्पॉन्टेनियस चलानी थी। स्पॉन्टेनियस चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपार्टमेंट को अटैच कर देते हैं। तो अब क्या होता है जनरली, अब देखते हैं हम इनके अंदर की क्या होगा। तो हमने ये 2 कंपार्टमेंट बना रखे हैं, एक हमने जिंक का कंपार्टमेंट बना दिया जिसे हमने डिप्ड कर रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड कर रखी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब होता क्या है, इन दोनों कंपार्टमेंट को एक तो आउटर सर्किट के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, ये हमने वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, और एक इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इंटरनल सर्किट के द्वारा जिसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये क्या है आपका, ये है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस चलाया जा सके, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी थी। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या किया जाता है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ डाला जाता है, यानी इसके अंदर इनर्ट सॉल्यूशन भरा जाता है, इनर्ट सॉल्यूशन। और वो इनर्ट सॉल्यूशन किस किस इलेक्ट्रोलाइट का होता है, KCl होता है इसके अंदर, KNO3 होता है और उसके साथ में होता है अगार अगार। अब ये अगार अगार क्या होता है, अगार अगार वो कंपाउंड होता है जो पानी के साथ में रिएक्ट करके जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वो कंपाउंड होता है जो पानी के साथ में रिएक्ट होके क्या बना लेता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो जिंक वाला कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड होती है ये किसका काम करती है, ये काम करती है एनोड का। ये काम किसका करती है, एनोड का काम करती है। और एनोड पे हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ये सेकंड कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड होती है वो काम करती है कैथोड का, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही कारण है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इस कारण इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसे बोला जाता है, हाफ सेल। और यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है जिसके कारण इसे बोला जाता है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, जनरली जो जिंक मैंने बताया इसकी हॉबी होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। तो जिंक क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जैसे ही लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूवमेंट करेंगे तो करंट कहाँ पे मूवमेंट करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूवमेंट करता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ मूवमेंट करते हैं तो आप बताएंगे जिंक से कॉपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। और करंट कहाँ से मूवमेंट करता है तो आप बताएंगे कि कॉपर से जिंक की तरफ करंट मूवमेंट करता है। ये तो ठीक है, ये आउटर सर्किट से हमारा काम चल रहा था, लेकिन इस इंटरनल सर्किट जो हमने ये सॉल्ट ब्रिज अटैच किया है इसका क्या काम होता है। देखो जब ये रिएक्शन चल रही थी तो जिंक जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था यहाँ पे क्या आ रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट मतलब घुल रहा था। ठीक है, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म के अंदर, इसके अंदर आ गया सॉल्यूशन के अंदर। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। और यहाँ पे जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया कॉपर। जैसे ही 2 पॉजिटिव फॉर्म में इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो होने क्या लगा, ये जो जिंक की जो रॉड थी वो पतली होने लगी और कॉपर की रॉड क्या होने लगी, मोटी होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक कंपार्टमेंट है उसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म ज्यादा होने लगी और जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म ज्यादा होने लगी, जिसके कारण यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा होने लगी, जिसके कारण यहाँ पे जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो किस चार्ज का होने लगा, नेगेटिव चार्ज का होने लगा। तो आप यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का, उसमें कौन सा चार्ज प्रेजेंट होने लगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने लगा। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वहां पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होने लगा, नेगेटिव चार्ज
ज़्यादा जनरेट होने लगा। तो इस बात को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इनके सॉल्यूशन की यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया, जिसकी क्या खासियत होती है, जिसकी ये खासियत होगी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव आयन को क्या कर देगा, ये सप्लाई कर देगा। अब पॉजिटिव के साथ में अगर नेगेटिव आयन मिलेगा तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पे नेगेटिव के चार्ज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कौन सी आयन रिलीज कर देगा, जिसके पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, इन सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। अब बात आ जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने KCl डाला है, ठीक है, तो KCl में क्या होगा, KCl जब ये डाला जाएगा तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, है ना। तो K के ऊपर कौन सा चार्ज है, K के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डिलीवर होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिलीवर होगा। तो ये साल्ट ब्रिज K पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे डिलीवर करता है, इस सॉल्यूशन के अंदर डिलीवर करता है, और जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव को इस सॉल्यूशन के अंदर डिलीवर कर देता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये भी आ जाती है कि हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl ही क्यों लिया, हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl ही क्यों लिया, हमने NaCl क्यों नहीं लिया, हमने NaCl क्यों नहीं लिया, KCl ही क्यों लिया सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो देखो यहाँ पे जब हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट मटेरियल यानी इनर्ट सॉल्यूशन हम डाल रहे थे, तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन को डालने को हमने प्रेफर किया जो एक ही समय पे एक ही स्पीड से दोनों की तरफ जाना शुरू करें। यानी यहाँ पे जो K पॉजिटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, K पॉजिटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो Cl नेगेटिव के ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो NaCl का, Na पॉजिटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो Cl नेगेटिव के ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमें एकदम से डालना पड़ेगा, यानी नेगेटिव में पॉजिटिव डालना पड़ेगा और पॉजिटिव में नेगेटिव डालना पड़ेगा। तो जिसके कारण इनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है सेम होता है, यानी एक ही समय पे Cl नेगेटिव जाता है और एक ही समय पे K पॉजिटिव जाता है। लेकिन ये वाले जो आयन होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम नहीं होता, इसीलिए हम NaCl को इसके अंदर प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये तो था इसके कंस्ट्रक्शन की बातें कि इनके अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है, रिडक्शन हाफ सेल होती है, एक कंपार्टमेंट कॉपर इलेक्ट्रोड का होता है, दूसरा कंपार्टमेंट जिंक इलेक्ट्रोड का होता है। रिएक्शन कैसे चलाई जाती हैं, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से अगर ये गैल्वेनिक सेल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने इस तरीके से डायग्राम बना के आना होता है। अब हम बताते हैं कि आपने इसकी थ्योरी के अंदर क्या लिख के आना होता है। थ्योरी में आप लिख के आएंगे कि A cell consists of two half cell। इसके पास में कौन सी सेल होती हैं, दो हाफ सेल्स होती हैं, टू हाफ सेल्स। और वो हाफ सेल कौन कौन सी थी, एक थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरी थी आपकी रिडक्शन हाफ सेल। तो आप लिख सकते हैं ए सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, ए कौन सी थी आपकी, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सेकेंड वन कौन सी थी आपकी, रिडक्शन हाफ सेल। तो आप लिख सकते हैं एंड वन इज एंड अदर इज रिडक्शन हाफ सेल। अब आप लिखेंगे कि ये जो दोनों सेल्स थी वो दो सर्किट के द्वारा कंप्लीट थी। एक तो था आपका एक्सटर्नल सर्किट जो कि मेटल वायर से जुड़ा हुआ था ऊपर वाला, और जो एक था आपका इंटरनल सर्किट जो कि साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ था। फिर आप लिखेंगे बोथ टू हाफ cells are connected with external circuit। आप लिख सकते हैं are connected with wire, जिसमें हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट एंड साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज को हम किसका नाम दे रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को हम नाम दे रहे हैं इंटरनल सर्किट का, इंटरनल सर्किट। तो इस तरीके से बस आपने इतनी ही कंस्ट्रक्शन लिख के आनी होती है और आपने एक अच्छा सा वेल डिफाइंड डायग्राम बना के होना होता है जिसमें आप सारी बातें डिस्कस करते हैं। अब हम बताते हैं कि इस सेल की वर्किंग किस तरीके से होती है, वो हम देख लेते हैं। वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास में दो कंपार्टमेंट सेल थे, एक में था आपका जिंक, दूसरे में था आपका कॉपर, और इसको डिपॉजिट कर रखा था हमने जिंक सल्फेट के अंदर और इसे हमने डिपॉजिट कर रखा था कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, इसे एक एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा कनेक्ट कर रखा था जिसे हम वायर बोल रहे थे, और
नीचे हमने इंटरनल सर्किट एक कनेक्ट कर रखा था जिसे हम क्या बोल रहे थे, सॉल्ट ब्रिज बोल रहे थे। तो वर्किंग में क्या होता है, ये जो जिंक होती है, जिंक काम करती है एनोड का। किसका काम करती है, एनोड का। और इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वर्किंग में कि एनोड के ऊपर क्या काम चलता है, एनोड के ऊपर जो जिंक होता है, जिंक पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, ये करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज। ये काम तो चल रहा है एनोड के ऊपर। अब कैथोड के ऊपर कौन सा काम चलता है, तो वो लिख लेते हैं हम कि कैथोड के ऊपर यहाँ पे काम चलता है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, देखो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है और कॉपर के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे इसके पास में, ये क्या कर लेता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है और हो जाता है यहाँ पे रिडक्शन। क्योंकि कैथोड हमने क्या बताया, कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन चलती है, यहाँ पे चलती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये कैथोड की तरह काम करता है। तो रिडक्शन होगी, इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ये बन गया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखी जाती है कि इस पूरे सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, जो राइट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचता है वो यहाँ पे लिख दो। तो देखो जिंक था, कॉपर 2 पॉजिटिव था इस साइड, और इस साइड क्या था, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव था प्लस में कॉपर था। तो ये आपकी आ गई ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेट ऑफ एनोड होता है वो डिक्रीज होता है और वेट ऑफ कैथोड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वेट ऑफ कैथोड यानी कैथोड कौन सी है, कॉपर है, तो कॉपर का वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वाहिल लेकिन वेट ऑफ एनोड, अब एनोड का कौन सा है, जिंक है भाई, और उसका वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने वर्किंग लिखनी होती है। अब हम बताते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है कि इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है। तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा सा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा, पहले हमारा क्या था, जिंक था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जिंक था हमारे पास में, ठीक है। और जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। फर्दर क्या हो रहा था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल एरो लगा दिया और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। और जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्वियस मीडियम में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये आ जाएगा एक्वियस मोड में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो ये था, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्वियस मोड में लिख दिया, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये जो सिंगल एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों किस फॉर्म में है, अलग स्टेट में प्रेजेंट है। एक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, एक एक्वियस स्टेट में प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल एरो। और ये डबल एरो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को भाई। किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज को, कि ये फर्दर बीच में क्या आ चुकी है, आपकी सॉल्ट ब्रिज आ चुकी है। फिर क्या था, फिर यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा था। देखो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉपर 2 पॉजिटिव। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट था, ये तो एक्वियस मीडियम में प्रेजेंट था। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए इसने एक्सेप्ट कर लिए और कॉपर सॉलिड बन गया, तो एक्सेप्ट कर लिए इसने। अब स्टेट चेंज हो रही है तो एक फिर से एरो लगा दो और क्या लगा दो, कॉपर, ये बन गया सॉलिड फॉर्म में। तो ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये बार बार 1 नंबर में बोर्ड्स में पूछी जाती है, कई बार तो ये नीट एग्जाम में भी पूछी गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यानी ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका फंक्शन क्या है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।